5 अगस्त 2010 साउथ अमेरिका के सिली में 33 माइनर माइन में माइनिंग करने के लिए जाते हैं। एक ऐसी माइन जो करीब 100 साल पुरानी थी। इतने साल इस माइन में माइनिंग करने के कारण ये अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी। जैसे 33 मजदूर इस माइन में लगभग 2000 फीट नीचे पहुंचते हैं, तभी उन्हें एक जोरदार आवाज आती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो माइन नीचे ढल चुकी थी। जैसे वो लोग बाहर देखते हैं तो चारों तरफ मलवा ही मलबा नजर आता है, क्योंकि वो माइन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी, जिसके नीचे 33 लोग दबे हुए थे। एक खबर जैसे ही मीडिया में आई तो लोगों को लगा कि वो सारे वर्कर्स इस माइन में दबकर मर गए होंगे, क्योंकि करीबन 2000 फीट गहरी खदान में किसी का बच पाना, वो भी तब जब पूरी खान ही कोलैप्स हो गई हो, बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। एक ऐसा हादसा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है, और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों ने टीवी पर लाइव देखा है। सेंट जोस माइन ये वही माइन है जिसमें 100 सालों से सोना निकाला जा रहा था। साल 1889 सेन हेस्टेप नाम के एक माइनिंग कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। इस सोने के अंडा देने वाली इस माइन से सोने का अंडा निकाला जाता था, लेकिन किसी ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि अब ये माइन जर्जर हालात में पहुंच चुकी है, जो कभी भी किसी की भी जान ले सकती थी। कहा जाता है कि इस हादसे के पहले भी दर्जनों हादसे हो चुके हैं, जहां लोगों की जानें भी गई थी, लेकिन लालच और पैसों के लिए इन हादसों को हमेशा के लिए दबा दिया गया। इस खान को हमेशा से ही सुरक्षा मानदंडों को पूरा किए चलाया जाता था। इसके मालिकों के लालच का अंदाजा कोई इस बात से भी लगा सकता है कि इस हादसे से पहले ये दुनिया की सबसे गहरी खानों में से एक थी, लेकिन चंद पैसों और पेट के खातिर कुछ गरीब लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम भी कर रहे थे। लेकिन 5 अगस्त 2010 को उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। तो हुआ यूं कि माइन के कोलैप्स होने के ठीक पहले जैसे ही लोगों को एक हलचल का एहसास हुआ, तो वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ के एक शेल्टर में बैठ गए, जो किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करने के लिए बनाया गया था। इस शेल्टर में जाने के बाद वो वर्कर्स उस सिग्नल का इंतजार करने लगे जो काम को पूरा करने के लिए दिया जाता था। लेकिन बहुत देर बाद भी किसी तरह का कोई भी अलार्म नहीं बजा। तो लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो पाया कि वहाँ सब कुछ बदल चुका था। बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। बाहर के लोगों से संपर्क टूट चुका था। ना बिजली बची थी, ना हवा पास होने का कोई रास्ता खुला था। इस टीम के लीडर लुइस अर्जुआ हर संभव कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो खुद को और अपने साथियों को यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन बाहर जाने का हर रास्ता अब उनके लिए बंद हो चुका था। उधर लुइस भी इस बात को समझ चुके थे कि वो लोग एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि इस स्थिति की भयावहता को कोई समझ और वहाँ एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती, उससे पहले ही लुइस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और इस मामले की गंभीरता को उन्होंने आराम से समझाया था। उन्होंने बताया कि कैसे वो हिम्मत से काम लेते हैं तो वो सभी लोग यहाँ सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। लुइस की इस बात से सभी प्रभावित हुए, जिसने इन सभी के मन में उठ रहे खतरनाक डर को संभाल लिया, और उन लोगों ने कसम खाई कि इस मुसीबत का वो लोग आखिरी सांस तक सामना करेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आ जाता। लेकिन मुसीबतों का दौर तो अभी शुरू ही हुआ था, जिसका लंबा सफर इन सभी को तय करना था। बाहर से आने वाली मदद में तो शायद महीनों भी लग सकते थे। इसलिए ये समय था कि ये सोचने का कि आखिर इस गुफा में आखिर खुद को जिंदा कैसे रखा जाए। जिंदा रहने के लिए हिम्मत के अलावा खाना और पानी भी जरूरी होता है, जो इनके पास मौजूद तो था, पर बदकिस्मती से बहुत कम भी था। कुछ लीटर पानी और चंद दिनों का राशन था। इतने में 33 लोगों का गुजारा, वो भी अनगिनत दिनों तक। लेकिन फिर भी इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए सभी लोग जुट गए। उधर इन्हें बाहर निकालने का दौर भी शुरू हो चुका था, क्योंकि इन सभी लोगों का परिवार इस माइन के ऊपर ही मौजूद था, जो सरकार से लेकर प्रशासन तक दबाव बनाने लगा कि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जाए। जिंदा नहीं तो कम से कम मुर्दा ही सही। इधर एक खबर दुनिया भर में वायरल भी होने लगी थी, जिसने इन परिवारों का काम आसान कर दिया, क्योंकि अब बात सरकार की जिम्मेदारी पर भी आ चुकी थी, जिसके चलते चिली राष्ट्रपति ने तत्काल ही इस पर एक्शन लेने का आदेश दिया और परिवारों से यह वादा भी किया कि हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह एक डॉक्टर का काम एक डॉक्टर ही समझ सकता है, ठीक उसी तरह सेंट जोस माइन और उसके भीतर के हालात को समझने के लिए किसी दूसरी माइन कंपनी ही समझ सकती थी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा देश की दूसरी माइन एजेंसी नेशनल कॉपर कॉर्पोरेशन को सौंपा गया, और यह काम करने वाले माइन इंजीनियर को आंद्रे सुगारेट को इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। सुगारेट वो शख्स थे जिन्होंने माइन में काम करते हुए 30 सालों से भी ज्यादा का समय एक काबिल इंजीनियर के साथ साथ खानों का चप्पा चप्पा अच्छे से समझ सकते थे। यही वजह थी कि इस काम के लिए उन पर भरोसा किया गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी, और वो थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का खर्चा था, जो चिली जैसे देशों के लिए उठा पाना उस समय की लिहाज से तो बेहद मुश्किल था। इसलिए इस देश के राष्ट्रपति ने कई देशों से मदद के लिए गुहार भी लगाई और लोगों से अपील भी की जितना हो सके इस काम के लिए मदद करे। जब नियत नेक थी तो ये अपील खाली भी कैसे जाती। एक खबर जैसे जैसे फैलने लगी तो लोगों का सपोर्ट बढ़ने लगा। जो पैसे महीने भर में भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे, वो महज कुछ ही दिनों में जमा हो गए। इन्हीं पैसों से वो बड़ी बड़ी मशीनें और वो हर सामान इकट्ठा किया गया जो इस ऑपरेशन की जरूरत थी। अब केवल एक ही चीज बाकी थी, वो थी अब केवल लोगों का बाहर आना। माइन को अच्छे से समझने और हालातों को देखते हुए सुगारेट को इस बात का यकीन था कि वो लोग गुफा के अंदर सुरक्षित है और जिंदा भी है, और होना वो लोग इसी शेल्टर में होंगे जो माइन में पहले से मौजूद
मौजूद था और उन्हें इसी शेल्टर के पास पहुंचना था। लेकिन ये शेल्टर किस जगह पर था इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। माइन के नक्शे से भी इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा था शेल्टर असल में किस जगह पर है। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था माइन में फंसे लोगों का एक एक पल भारी हो रहा था। जरूरत से ज्यादा गर्मी और खाने के लिए कुछ भी नहीं। अत्यधिक मुश्किलों वाला समय अब करीब आ चुका था। हालांकि वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक दूसरे का मन भी बहला रहे थे ताकि इस घुटन भरे समय को पार किया जा सके। इधर हर बचाव टीम के द्वारा हर दिन इस चट्टान को खोदा जा रहा था, लेकिन उनके हाथ केवल मायूसी ही लग रही थी। लगभग 15 दिन बीत चुके थे और इस टीम के पास कोई भी कामयाबी नहीं लग रही थी। फिर अचानक वो हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अंधेरे में चलाया गया एक तीर आखिरकार निशाने पर लग ही गया। इस टीम ने वो छेद कर दिया जो रास्ता उस शेल्टर को जाता था। एक काम उन्होंने 17 दिन बाद पूरा किया था। इधर उस ड्रिल को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि वो समय अब दूर नहीं जब वो लोग भी वापस इस जगह से अपने घर जा सकेंगे और वो भी जिंदा। ये बात कंफर्म हो सके कि रेस्क्यू टीम ने सही जगह छेद किया है, इसके लिए इन लोगों ने तुरंत ही उस मशीन पर अटैक किया। साथ ही उन लोगों ने इस पर एक मैसेज भी लिख दिया ताकि रेस्क्यू टीम को ये पता लग सके कि नीचे दबे लोग अभी भी जिंदा है। जैसे ये बात रेस्क्यू टीम को पता लगी तो हर तरफ खुशी का माहौल शुरू हो गया था। हर कोई बस इस इंतजार में था कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को कैसे भी बाहर निकाला जाए। अब बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम का सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये था कि किसी भी सूरत में 2300 फुट नीचे माइनस तक खाना और पानी पहुंचाया जाए और वो भी 6 इंच के मोटे इस सुराख से। लेकिन इस मसले के अलावा एक और मसला भी था जिस खाने के लिए वो लोग बेताब थे वो एक ही झटके में उन्हें सब मार भी सकता था, क्योंकि 17 दिनों से उन वर्कर्स के बॉडी के मिनरल्स और विटामिन ट्रेन हो चुके थे। इसी वजह से जब अचानक उनको खाना मिलेगा तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत भी हो सकती थी। इस समस्या से निपटने के लिए चिल्ली गवर्नमेंट ने नासा के फूड लेबोरेटरी से कांटेक्ट किया, जहां से डॉक्टर्स ने खाने का एक फार्मूला बताया। इस फार्मूला में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को एक खास तार में डाला जाता था, जिसके बाद इस स्पेशल खाना तैयार किया गया और पाइप्स में डालकर नीचे भेजा गया। खाना खाकर उन वर्कर्स के जान में जान आई तो उसके बाद उन्हें अपनी अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। दूसरी तरफ अब ये चैलेंज था कि इन वर्कर्स को बाहर कैसे लाया जाए और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि पिछले 17 दिनों से किसी भी वर्कर्स को सनलाइट नहीं मिली थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का मानना था कि किसी भी वक्त इन वर्कर्स को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आखिरकार प्लान किया गया कि जिस तरह 6 इंच का होल किया गया इसी तरह एक कितना मोटा होल किया जाए जिसमें से एक इंसान को ऊपर खींच लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज जिस होल की बात हो रही है 17 दिन में होने वाले 6 इंच का होल नहीं था, बल्कि ये 21 इंच का होल था। यानी 21 इंच का होल, वो भी 2300 फुट गहरा। अंदाजा लगाया गया तो ये होल करने में महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था। यानी 90 दिन तो सिर्फ मोटे होल को करने में लगेंगे, क्योंकि अब सबसे फास्ट सॉल्यूशन तो यही था। इसी वजह से जल्द ही हैवी ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई और काम स्टार्ट करवा दिया गया। अब पूरे 20 दिन गुजर चुके थे। दूसरी तरफ माइनिंग मिनिस्टर इस प्लानिंग में लग गए कि होल से वर्कर्स को ऊपर कैसे खींचा जाएगा, क्योंकि गहराई इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ एक वर्कर को ही ऊपर लाने में 1 घंटे का समय रिक्वायर्ड था और बीच रास्ते में सफोकेशन की वजह से मर भी सकता था। इसी वजह से एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। ऐसी मशीन बनाने के लिए चिल्ली गवर्नमेंट ने फिर से एक बार नासा से मदद मांगी। नासा के स्पेस एक्सपर्ट ने सॉल्यूशन दिया, एक कैप्सूल बनाया जाए जो होल के डायमीटर जितना हो। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगाए जाएंगे ताकि बीच रास्ते में कैप्सूल किसी वजह से रुक भी जाए तो मौजूदा वर्कर्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो। नासा ने इस कैप्सूल को बनाने में कम से कम 2 महीने का वक्त बताया। जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। अब पूरे 26 दिन गुजर गए। ड्रिलिंग का काम रात दिन जारी था। माइनिंग साइट पर टीवी चैनल 24 घंटे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और पल पल की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। ड्रिलिंग टीम ने अभी सिर्फ चंद फुट की ड्रिलिंग कंप्लीट की थी कि अचानक एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। ड्रिलिंग टीम जिन हाइड्रोलिक ड्रिल कर रहे थे वो ठीक हो गया और पूरा ड्रिलिंग का काम मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ गया। ये न्यूज देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी से फंसे वर्कर्स को निकालने की सर्विसेज ऑफर की। तभी ये सोचा गया कि एक ड्रिलिंग से काम नहीं होगा, बल्कि किसी और ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी रखना चाहिए। यानी अब प्लान बी बनाने का वक्त आ चुका था। यानी प्लान बी के मुताबिक ड्रिलिंग रिग मंगवाई गई, जो प्लान ए वाले ड्रिल की तरह काटेगी नहीं बल्कि ये पावरफुल हैमर से तोड़ेगी, वो भी 1 महीने में। अब पूरे 30 दिन गुजर चुके थे और प्लान बी वाली हैमर ड्रिल ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। जब तक ड्रिलिंग का काम पूरा होता तब तक चिल्ली गवर्नमेंट ने आईपोड्स भेजे ताकि काफी दिन माइन में रहने की वजह से ये लोग किसी मानसिक बीमारी का शिकार ना हो। पूरे 45 दिन बीत गए और ड्रिलिंग का काम लगातार चलता रहा। प्लान बी वाली रेक प्लान ए वाली मशीन से ज्यादा फास्ट थी और आधे से ज्यादा काम पूरा कर चुकी थी। लेकिन तभी एक और चैलेंज खड़ा हुआ। प्लान बी वाली रेक का हैमर लगातार चलने की वजह से टूटकर बुरी तरह से होल में फंस चुका था। इस वजह से काम को रोकना पड़ा और अब तकलीफ ये थी कि इस लोहे के हैमर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसी मैकेनिक सिस्टम बनाया जिसको
जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा तब उसके दांत होल में फंसे टुकड़ों को अपने अंदर बंद कर लेंगे। लिहाजा कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे के पीस को बाहर निकाला गया और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। अब वर्कर्स को माइन में 52 दिन बीत चुके थे। वर्कर्स का एक एक लम्हा खुली हवा में जाने के लिए तरस रहा था, लेकिन इसी दिन उनको एक अच्छी खबर और वो ये थी कि नासा की बनाई गई स्केप कैप्सूल अब तैयार हो चुकी थी और मौजूदा लोकेशन पर पहुंच गई थी। अब सिर्फ इंतजार था कि ड्रिलिंग का काम खत्म हो और उनको बाहर निकालने का काम शुरू किया जाए। प्लान ए की ड्रिलिंग रेक तो काफी पीछे थी, लेकिन हैमर रेक से सबको काफी उम्मीद थी। पूरे 65 दिन गुजर चुके थे और प्लान बी के हैमर ड्रिल ने सुबह के 8 बजे आखिरकार पूरा 2300 फीट का होल कंप्लीट कर दिया था। एक खबर मिलती जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न मनाया गया, क्योंकि अब डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर से जाग चुकी थी और अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू की गई। और फिर 69 दिन बाद पहले माइनर को बाहर निकाला गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके अलावा माइनर्स ने जमीन से बाहर निकलते वक्त एक यादगार फोटो खींची थी और इस फोटो में दिखने वाले वर्ड्स आज भी रिफ्यूज में लिखे हुए हैं और ये है उन 33 माइनर्स के रियल फोटो जिन्होंने अपने जिंदगी के 69 दिन सेम जोस माइन में गुजारे। इस घटना के बाद सेंट जोस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस माइनिंग कंपनी पर केस दर्ज किया गया। उम्मीद है दोस्तों फैक्ट ट्रेजर का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।